rolling motion on inclined plane। इस आर्टिकल को पढ़ेंगे। चलिए पॉइंट नंबर 1, कोई एक इंक्लाइंड प्लेन में अगर हम कोई रोल करने की लायक बॉडी को छोड़ देंगे, रोल करने की लायक मतलब सिलेंडर हो, कोन सिलेंडर हो या स्फीयर हो, डिस्क हो, रिंग हो, जो रोल कर सकता है, क्यूब को छोड़ देंगे थोड़ी रोल करेगा, नहीं करेगा। कोन को छोड़ देंगे थोड़ी रोल करेगा, नहीं करेगा। अगर रोल करने की लायक कोई बॉडी को छोड़ देंगे, ये रोल करके नीचे आएगा, ठीक है, ये रोल करके नीचे आएगा। तो लेट मी ड्रॉ ए क्लियर फिगर हियर। सपोज हम कहेंगे कि ये इंक्लाइन प्लेन है, इसका इंक्लिनेशन थीटा है, यहां से कोई एक बॉडी को छोड़ दिया गया, क्या हाइट से, फ्रॉम हाइट एज। पहला चीज आपको सोचना है और बताना है कि ये बॉडी को यहां से छोड़ देंगे, ये रोल करके नीचे आएगा, उसके लिए क्या कंडीशन होना जरूरी है। द इंक्लाइन प्लेन मस्ट बी स्मूथ और रफ, और इन बोथ द केस द बॉडी विल रोल। सोचो अगर ये बॉडी को यहां से छोड़ देंगे, ये रोल करके नीचे आएगा, उसके लिए इंक्लाइन प्लेन स्मूथ होने से चलेगा कि रफ होना है कि कुछ भी हो चलेगा। एनी आंसर फ्रॉम योर साइड? कुछ भी होने से चलेगा, रफ होना चाहिए। अलग अलग आंसर आया आपकी तरफ से, ठीक है। तो चलो सोचते हैं, अगर हम कहेंगे कि ये प्लेन स्मूथ है, तो इसके ऊपर जो फोर्सेस आएंगे वो कुछ ऐसे रहेंगे। यू विल कॉल दैट mg एंड ए नॉर्मल रिएक्शन। स्मूथ है तो कोई दूसरा फोर्स तो है नहीं, फ्रिक्शनल फोर्स है नहीं। अब ये रोल करेगा का मतलब क्या है कि ये ऐसे ऐसे घूमते घूमते आगे आएगा। अब ये mg is passing through O, n is also passing through O, and when line of action of a force passes through the axis, it does not produce any torque. So neither mg nor normal reaction will produce any torque. अगर टॉर्क नहीं बनेगा तो घूमेगा नहीं, घूमेगा नहीं तो सिर्फ स्लाइड करेगा, मतलब रोल नहीं कर सकता। If it is smooth, it cannot roll, it will only slide down. सोचो किसी इंक्लाइन प्लेन पे बढ़िया से आप तेल डाल दिए, म्यू इज लेस। आप किसी स्फीयर को छोड़ोगे, वो रोल नहीं करेगा, फिसलते हुए नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर ये सफिशिएंटली रफ है तो जैसे फिसलने की कोशिश करेगा, एक फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगा। दिस फ्रिक्शनल फोर्स विल क्रिएट ए टॉर्क लाइक दिस। एज ए होल घूमते घूमते नीचे आएगा, द बॉडी विल रोल। समझ में आया क्या? तो हम क्या कहेंगे, ए बॉडी rolls down in inclined plane only if it is rough। रफ होगा तभी वो रोल करके नीचे आएगा। हाँ, ये बात समझ में आ गया। चलिए हम कंसीडर कर रहे हैं कि कोई बॉडी रोल करके नीचे आ रहा है, ए से रोल करके बी तक आ रहा है, कोई बॉडी बी तक आएगा रोल करके। अच्छा, तो while rolling down, now you clearly see the figure. Work is done by the frictional force or against the frictional force? Work is done by the frictional force or against the frictional force? सोच के बताइए। Against the frictional force। थोड़ा दिमाग पर जोर लगाओ। हम बताए थे when a body is rolling, what is the velocity of the lowest point? जब मैं चल रहा हूँ, work is done by the frictional force or against the frictional force? No work is done,
because order is given by the product of force and displacement of point of application of force। जब मैं चल रहा हूँ मेरे पे पाँव पे फ्रिक्शनल फोर्स तो आ रहा है, लेकिन जिस पॉइंट में आ रहा है उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। और जब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तब फोर्स था क्या? नहीं। सिमिलरली while rolling down आपको हो गए velocity of lowest point is 0, velocity of lowest point is 0, therefore no work is done by or against frictional force। देखो ये चीज पहले भी बताया था, आप लोग पढ़ के नहीं आए तो अभी मैं आपके ऊपर गुस्सा हुआ। You feel my anger now। I am disappointed क्योंकि आप लोग पढ़ के नहीं आते हो। Anyway, we go for point number 3। अब कोई फ्रिक्शनल एनर्जी लॉस नहीं हुआ, ये बॉडी ए से बी तक रोल करके आया, तो पहले तो इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं था, कुछ पोटेंशियल एनर्जी था, ये लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। तो हम क्या कहेंगे? टू फाइंड वेलोसिटी एट बॉटम। जब ये नीचे पहुंचेगा वेलोसिटी क्या होगा जानना चाहते हैं यहां पर। तो हम जानते हैं कि कुछ गेन इन काइनेटिक एनर्जी हुआ ए टू बी मोशन में, द गेन इन काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो यहां से यहां तक आया तो कुछ काइनेटिक एनर्जी आया, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी है ये लीनियर है कि रोटेशनल है कि दोनों का मिला जुला है? बताइए, दोनों का मिला जुला है, रोलिंग काइनेटिक एनर्जी है। अगर हम कहेंगे ये बॉडी का मास m है, ये v वेलोसिटी में रोल कर रहा है, तो रोलिंग काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या याद है? क्या था? हाफ ये mv स्क्वायर बाय बीटा ने बेटा, इट इज mv स्क्वायर बीटा। यस, तो द गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर बीटा। लॉस कितना हुआ पोटेंशियल एनर्जी? वो तो h नीचे आया है, mgh। सिंप्लीफाई करिए, v का फॉर्मूला मिल गया 2gh बाय बीटा, जबकि बीटा क्या है? बीटा इज 1 प्लस i बाय m स्क्वायर। पहले से हम लोग इसको डिफाइन कर चुके हैं। हाँ ठीक। पॉइंट नंबर 4, एक्सीलरेशन डाउन द प्लेन। क्या एक्सीलरेशन है निकालना चाहते हैं? जब ये रोल करके आ रहा था उसका एक्सीलरेशन क्या था? अच्छा, एक्सीलरेशन पता करना है तो एक्सीलरेशन पता करने की हमारे पास दो तरीके। इफ वी कैन फाइंड आउट नेट फोर्स बाय मास तो एक्सीलरेशन मिलेगा। दूसरा हुआ if we can find out initial velocity and final velocity and the time we can find out the acceleration। चलिए पहला मेथड में ट्राई करते हैं to find out what is the acceleration by finding the net force। जब नेट फोर्स निकालने की कोशिश करेंगे, बॉडी के ऊपर नेट फोर्स क्या है देखो तो, अगर इसका मास m है, इधर का फोर्स तो mg sin थीटा है, इधर का फोर्स तो फ्रिक्शनल फोर्स है, नेट फोर्स हो गया mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स बाय मास। ठीक है, समझ में आ गया। तो mg sin थीटा तो समझ में आया, फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा? अब मुझे मालूम नहीं है कि फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा। क्यों? क्योंकि अगर बॉडी स्लाइड करता तो फ्रिक्शनल फोर्स म्यू एन होता, बॉडी रेस्ट में होता तो फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड फोर्स और mg sin थीटा होता। देखो तो बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन है यहाँ पर, ना ये बॉडी स्लाइड कर रहा है ना ही रेस्ट में है। So as much knowledge we have in our mind from friction chapter, उस नॉलेज से हम फ्रिक्शनल फोर्स नहीं बोल सकते।
पहले भी देखें, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। स्लाइड कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। ना ये बॉडी रेस्ट में, ना ही स्लाइड कर रहा है, बड़ा अजीबोगरीब सिचुएशन आके पहुंच गया है। So we don't know what is the frictional force, we cannot calculate. Remember, in rotational dynamics chapter, calculating frictional force is really a very logical and interesting article. करेंगे हम लोग उसको। Anyway, तो हम देखें कि यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स निकालना हमारे बस की चीज नहीं है, तो चलो कुछ दूसरा करते हैं। क्या करेंगे? अरे इनिशियल वेलोसिटी तो 0 था ना, है ना, और ये कितना दूर आया? A से B तक आया, तो हम कहेंगे AB जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, AB कितना हुआ? A to B मोशन की बात करें, A to B मोशन में द डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? A से B तक कितना है? क्या मालूम कितना है? लेकिन H by S, ये पूरा चीज को अगर हम S कहेंगे, H by S इज साइन थीटा, है कि नहीं? तो S इज इक्वल टू H by साइन थीटा। क्यों? क्योंकि H by S इज साइन थीटा। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी हाँ निकाल चुके हैं, रूट ओवर ऑफ 2gh बाय बीटा। क्या कुछ मारपीट करके हम एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं सर। कैसे निकालेंगे? v square is equal to u square plus 2s। If I substitute v square is equal to u square plus 2as, उसमें से हमें u का वैल्यू तो 0 है, a का वैल्यू क्या मिलेगा? v square by 2s। चलिए वैल्यू डालते हैं। v square मतलब 2gh by बीटा, 2s मतलब नीचे 2s कितना है? h by sin थीटा। अब ऊपर नीचे h कैंसिल हो गया, क्या मिला? एक्सीलरेशन, इट इज कमिंग आउट टू बी 2g sin theta by beta. So when a body is rolling down, the acceleration is 2g sin theta by beta। ठीक है, मैं थोड़ा इसको ऐसे लिखता हूँ ताकि मेरा रिकॉर्डिंग ठीक ठाक हो जाए। So it is 2g sin theta by beta। ध्यान रहे, acceleration is given by this expression, sorry, velocity is given by this expression and acceleration is given by this expression। आपको याद रखना पड़ेगा ये वैल्यूज को, इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्मूला सोच के याद रख सकते हो सर। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है सर। वो 2 कट जाएगा, 2 कट जाएगा। कोई तो मैं बोल रहा था, कोई बोलता ही नहीं, बोलता है कोई नहीं बोल रहा है, तो 2 तो कट जाएगा क्योंकि g sin थीटा बाई बीटा मतलब तुम लोग बोलते हो, गलती से मिस्टेक हो गया था, प्रिंटिंग मिस्टेक। सो इट इज कमिंग आउट टू बी g sin थीटा बाई बीटा। 2 भी कैंसिल हो गया, h भी कैंसिल हो गया। यस, ये हमें समझ में आया। जो लोग तुरंत पकड़ लेते हैं 2 कट जाएगा मतलब दे आर सिंसियरली अटेंडिंग द क्लास। प्लीज टेक फोटोज। तो इतने सारे चीज हम लोग अभी निकाल दिए, तो जो निकाले उसको मिटाने से पहले मैं थोड़ा इधर साइड वाइज लिखता जाऊंगा। क्या निकाले हम लोग? इंपोर्टेंट पॉइंट्स। वेलोसिटी एट द बॉटम was root over of 2gh by beta. The acceleration was g sin theta by beta. Now I am interested to find out time of motion. नीचे आने के लिए कितना टाइम लगेगा? चलिए ठीक है, कितना टाइम लगेगा? Let us try to find out टाइम ऑफ मोशन। पॉइंट नंबर 5 में हम देख रहे हैं टाइम ऑफ मोशन। अगर टाइम ऑफ मोशन देखे तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 था, फाइनल वेलोसिटी मालूम है कि रूट ओवर ऑफ 2gh बाई बीटा था, और एक्सीलरेशन तो निकाल चुके हैं g sin थीटा बाई बीटा। यूजिंग द फॉर्मूला v इज इक्वल टू u प्लस at हम टाइम ऑफ मोशन निकाल सकते हैं। तो क्या होगा? v इज इक्वल टू u प्लस at। तो क्या मिलेगा? कितना टाइम लगेगा? v माइनस u बाई a। u तो 0, तो इट इज रूट ओवर ऑफ 2gh बाई बीटा
बाई ए इज जी साइन थीटा बाई बीटा, थोड़ा मारपीट करो तो मिलेगा टी इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा रूट ओवर 2h बीटा बाई जी, 2h बीटा बाई जी। ये हो गया हमारा टाइम ऑफ मोशन। कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा? स्कूल वाले बड़े मजे लेके पूछते हैं ये सब क्वेश्चन, क्योंकि बच्चों को इसी में ही परेशानी हो जाता है फॉर्मूला याद रखने में। अच्छा, तो और एक फॉर्मूला मिल गया, क्या मिल गया? टाइम ऑफ मोशन इज 1 बाई साइन थीटा रूट ओवर 2h बीटा बाई जी। ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स ऑन दी बॉडी, बॉडी के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स कितना है? फ्रिक्शनल फोर्स कितना है हम तो सब निकाल नहीं पाएंगे, बोल के वैसे किए थे। अरे अभी एक्सीलरेशन मालूम है तो हम क्या कहेंगे? दी फ्रिक्शनल फोर्स नेट एक्सीलरेशन, वी नो दैट, क्या लिखेंगे? वी नो दैट एक्सीलरेशन इज mg sin थीटा, जो नीचे की तरफ है कि नहीं, माइनस फ्रिक्शनल फोर्स बाई मास, और ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? देखो तो बाई मास, नेट फोर्स बाई मास, मास को इधर ले आया, ma इज इक्वल टू mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स, है कि नहीं? क्योंकि जब ये बॉडी रोल करके नीचे आ रहा था, इसके ऊपर जो फोर्सेस थे, एक नीचे की तरफ था mg sin थीटा, एक ऊपर की तरफ था फ्रिक्शनल फोर्स, है ना? तो नेट फोर्स बाय मास इज एक्सीलरेशन, मास को इधर ले आया, जबकि हमें ए का वैल्यू ऑलरेडी मालूम है, तो हम कहेंगे फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा? इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले जाइए, इट इज एम गोज का मान अंदर रहेगा जी साइन थीटा, ऐसे लिखते हैं एम जी साइन थीटा माइनस माइनस एम ए इधर हो जाएगा एम इंटू ए, और ए तो हमें मालूम है कितना है? जी साइन थीटा बाई बीटा। ए का वैल्यू मालूम चल चुका है, सो इट इज जी साइन थीटा बाई बीटा। अब थोड़ा इसको मारपीट करिए तो एम जी साइन थीटा तो कॉमन चला जाएगा, अंदर रहेगा 1 माइनस 1 बाई बीटा। सो द फ्रिक्शनल फोर्स is equal to mg sin theta whole into beta minus 1 by beta। फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, स्कूल वाले नहीं पूछेंगे। आप पॉज लगा के फोटो ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब हमें पता चल गया, इसको मिटाने वाला हूं, अभी नेक्स्ट करूंगा। तो हमें देखना है नेक्स्ट कि जो फ्रिक्शनल फोर्स था कितना था? mg sin थीटा बीटा माइनस 1 बाई बीटा। ओहो, कितने सारा चीज निकल रहा है। चलिए ठीक है, चलिए अब हम निकालना चाहते हैं द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा फॉर रोलिंग। ये सारा पॉइंट लिखने के बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने वाले हैं। सोचो थीटा इज वेरी स्मॉल 5 डिग्री, कोई स्फीयर को छोड़ेंगे तो रोल कर जाएगा, 10 डिग्री छोड़ेंगे रोल कर जाएगा, 30 डिग्री छोड़ेंगे रोल कर जाएगा। सपोज 80 डिग्री कर देंगे, एंगल को ज्यादा कर देंगे, छोड़ेंगे तो ये रोल नहीं करेगा, स्लाइड कर जाएगा। कितना मैक्सिमम थीटा तक ये बॉडी रोल करेगा? वी वांट टू फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा टू रोलिंग मोशन टू कंटिन्यू। ठीक है, थीटा बढ़ जाएगा और रोलिंग मोशन नहीं होगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स तो निकाल चुके हैं, चलिए थीटा निकालने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या निकालेंगे? अभी हम निकालेंगे द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा फॉर व्हिच द बॉडी रोल्स डाउन, मतलब उससे ज्यादा थीटा होगा तो द बॉडी विल नॉट रोल। नॉट रोल मतलब लटक जाएगा क्या? नहीं नहीं, स्लाइड कर जाएगा। ओ ये बात है, चलो सोचते हैं। पॉइंट नंबर 7, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा फॉर रोलिंग। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा फॉर रोलिंग। लेट व्हेन थीटा इज
greater than theta 0, the body starts sliding, बॉडी स्लाइड करना शुरू करता है। ठीक है, मतलब थीटा 0, थीटा अगर थीटा 0 से थोड़ा सा ज्यादा होने से बॉडी स्लाइड करना शुरू करता है, मतलब थीटा 0 तक तो वो रोल करता है, थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ और रोल नहीं करेगा, स्लाइड कर जाएगा। चलिए ठीक है, मतलब 8 थीटा इज इक्वल टू थीटा 0। जब ये एंगल थीटा 0 है, ये जस्ट फिसलने वाला है लेकिन रोल कर रहा है। ठीक है, 8 थीटा इज इक्वल टू थीटा 0, ये बॉडी थोड़ा सा भी थीटा 0 को बढ़ाएंगे फिसल जाएगा, मतलब जस्ट फिसलने वाला है लेकिन रोल कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, जस्ट फिसलने वाला है, मतलब द फ्रिक्शनल फोर्स must be mu m. So 8 theta is equal to theta 0. The body is about to slide. Hence, frictional force is equal to mu into normal reaction. ठीक है, mu into normal reaction. But 8 theta is equal to theta 0. Body is rolling. अब कोई रोलिंग बॉडी के लिए फ्रिक्शनल फोर्स तो हम लोग देख चुके हैं, mg sin थीटा बीटा माइनस 1 बाई बीटा, ऐसा करके था अभी थोड़ी देर पहले। देखो ये है, मतलब दिस मस्ट बी इक्वल टू म्यू एन। फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ के इतना हो गया है कि अगर थीटा थोड़ा सा भी बढ़ाएंगे फ्रिक्शनल फोर्स विल एक्सीड म्यू एन। ध्यान से देखना, स्कूल वाले नहीं पूछेंगे तो डोंट वरी, जो हायर के लिए सोच ले वो हायर के लिए सोचें। खैर, एट दिस पोजीशन व्हाट आर द अदर फोर्सेस एक्टिंग? देयर आर कंपोनेंट्स ऑफ वेट, यू कॉल इट mg cos थीटा एंड mg sin थीटा। ये अगर mg cos थीटा हो गया तो नॉर्मल रिएक्शन कितना है भाई, mg cos थीटा। नॉर्मल रिएक्शन अगर mg cos थीटा हो गया तो हम कहेंगे this is equal to this means mg sin थीटा into beta minus 1 by beta is equal to mu into, क्या कोई मुझे मदद करेगा कि मैं n के जगह क्या लिखूं? इट विल बी mg cos थीटा, एक mg दूसरा mg को खा गया, tan थीटा cos थीटा को इधर ले आओ, tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, देखो तो ये बीटा इधर ले लो, म्यू बीटा बाय बीटा माइनस 1। थीटा मतलब थीटा इज इक्वल थीटा 0 की बात कर रहे हैं, तो ये थीटा 0 है, ये थीटा 0 है, ये थीटा 0 है। तो मैक्सिमम थीटा 0 और मैक्सिमम एंगल, मैक्सिमम थीटा फॉर रोलिंग कितना हो जाएगा, सोचिए तो। tan थीटा 0 अगर ये है, थीटा 0 का वैल्यू क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ दिस क्वांटिटी, इट विल बी tan इनवर्स ऑफ दिस क्वांटिटी। तो आप क्या कहोगे, इट विल बी tan इनवर्स ऑफ म्यू बीटा बाय बीटा माइनस 1। कितना इंटरेस्टिंग है, 1 2 3 4 5 5 पॉइंट हम लोग निकाल दिए। We got 5 points to see and understand that कि ये बॉडी अगर रोल करके नीचे आएगा, वेलोसिटी होगा रूट ओवर ऑफ 2gh बाई बीटा, एक्सीलरेशन होगा g sin थीटा बाई बीटा, टाइम होगा 1 बाई sin थीटा रूट ओवर ऑफ 2h बीटा बाई g, फ्रिक्शनल फोर्स होगा mg sin थीटा बीटा माइनस 1 बाई बीटा, and the maximum value of theta for rolling motion to continue is tan inverse mu beta by beta minus 1। अगर थीटा का वैल्यू इससे ज्यादा हो गया तो ये बॉडी रोल नहीं करेगा, स्लाइड कर जाएगा। ठीक है, ये सारा पॉइंट्स हम लोग अभी देख लिए। ये क्वेश्चन को करते हैं
a disc, a ring, a solid sphere and a hollow sphere, all of same mass, were allowed to roll down from same height on an inclined plane. Question starts. Whose velocity at bottom is maximum? किसका वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगा? हम लोग इसको करेंगे। आप लोग अभी नोट मत करो, बाद में लिख लोगे। चलो मेरे साथ थोड़ा डिस्कशन कर लो। हम देखें कि इतना सारा फॉर्मूला निकाले, चाहे वो वेलोसिटी हो, एक्सीलरेशन हो, फ्रिक्शनल फोर्स हो, टाइम ऑफ मोशन हो, मैक्सिमम एंगल फॉर व्हिच द रोलिंग मोशन कंटिन्यूस, सारे में एक टर्म था बीटा, है ना, बीटा वाला टर्म था। चलो बीटा पहले समझ लेते। हमें तो मालूम है कि बीटा इज 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम जानते हैं। अगर ये बात है तो फॉर ए डिस्क के लिए क्या होता था? डिस्क के लिए होता था हाफ एम आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 प्लस हाफ हो गया 3/2। तो बीटा फॉर डिस्क इज 3/2, जिसको हम कहेंगे 1.5। एक रिंग के लिए आई था एम आर स्क्वायर हो गया 1, तो बीटा फॉर रिंग हो गया 1 + 1 2। बीटा फॉर सॉलिड स्फीयर छोटा हो बड़ा हो फर्क नहीं पड़ता है, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द शेप एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो बीटा फॉर सॉलिड स्फीयर क्या हो जाएगा? 1 + I बाई एम आर स्क्वायर। आई कितना है? 2/5 एम आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 + 2/5 इज 7/5 के ब्रिटनेस 1.4। एंड बीटा फॉर होलो स्फीयर के लिए 1 + I बाई एम आर स्क्वायर। तो I का वैल्यू होलो स्फीयर के लिए होता है 2/3 एम आर स्क्वायर। जब बॉडी को रोल करके आता है अबाउट द डायमीट्रियल एक्सिस, होलो स्फीयर के लिए होता है 2/3 एम आर स्क्वायर। तो ठीक है, 1 + 2/3 एम आर स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, इट इज 5/3। 5/3 इज रफली अराउंड कितना? 1.66। तो हम जो सारे बॉडी के बारे में डील करने जा रहे हैं उनका बीटा वैल्यूज हमें मालूम है। ओके, हुज वेलोसिटी एट द बॉटम इज मैक्सिमम, सॉल्यूशन क्या हो? हमें तो वेलोसिटी का फॉर्मूला मालूम है, क्या है? छोटा बड़ा 2gh बाई बीटा। सारे को बराबर हाइट से छोड़ा गया था, h सबके लिए बराबर है, तो ये बीटा ही है डिसाइड करेगा किसका वेलोसिटी सबसे ज्यादा है। बीटा जिसका सबसे कम, देखो एक 1.4, एक 1.5, एक 1.66, एक 2, सबसे कम किसके लिए हुआ? सॉलिड स्फीयर के लिए। तो आप कहोगे बीटा वेलोसिटी फॉर सॉलिड स्फीयर इज मैक्सिमम, क्योंकि बीटा उसका सबसे कम है, जिसका बीटा कम उसका वेलोसिटी ज्यादा। बिट नंबर 2, फाइंड रेशियो ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ डिस्क टू दैट ऑफ सॉलिड स्फीयर। ठीक है, बोल रहा है कि हमें डिस्क का एक्सीलरेशन सॉलिड स्फीयर का एक्सीलरेशन का रेशियो बताओ।
जबकि एक्सीलरेशन का फॉर्मूला था जी साइन थीटा बाई बीटा। ओहो, तो सिंपल है भाई, ए बाई डिस्क, ए ऑफ डिस्क बाई ए ऑफ सॉलिड स्फीयर। कितना हो जाएगा? तो जी साइन थीटा बाई बीटा, तो ये आ जाएगा बीटा फॉर सॉलिड स्फीयर बाई बीटा फॉर डिस्क। क्लियरली सी, सॉलिड स्फीयर के लिए क्या था 1.4, डिस्क के लिए क्या था 1.5, सो इट इज 1.4 by 1.5, that is 14 by 15. So the ratio of acceleration of solid disk to that of the solid sphere is 14 by 15. फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा, there is no excuse. Bit number 3, which one reaches bottom at last? कौन सबसे लास्ट में नीचे पहुंचेगा? अच्छा, ऑब्वियसली दो तरीके से सोच सकते हैं, जिसका वेलोसिटी सबसे कम है या फिर टाइम वाला एक्सप्रेशन मालूम है। सबसे ज्यादा वेलोसिटी सॉलिड स्फीयर का है क्योंकि बीटा सबसे कम था। सबसे ज्यादा बीटा किसका है? रिंग का। सब आ जाएंगे, रिंग पीछे हौले 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 आते रहेगा। तो हम कहेंगे which one reaches bottom at last? तो आप ऐसे सोच सकते हो, या फिर आप टाइम का फॉर्मूला तो जानते हो। टाइम का फॉर्मूला था 1 by sin थीटा रूट ओवर ऑफ 2h बीटा बाई जी। जिसका बीटा ज्यादा उसको ज्यादा टाइम लगेगा। बीटा सबसे ज्यादा रिंग के लिए है, तो हम कहेंगे रिंग टेक्स मैक्सिमम टाइम टू रीच बॉटम। नीचे आने के लिए रिंग को सबसे ज्यादा समय लगेगा। हाँ, समझ में आ गया, क्योंकि t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर ऑफ बीटा। हाँ ठीक है, ठीक है, बढ़िया, समझ में आ रहा है। Bit number 4, whose kinetic energy is maximum at bottom? बताओ सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसका होगा? whose kinetic energy is maximum at bottom? ये चीज तो शायद आप बता सकते हो। क्वेश्चन में क्या दिया है? ऑल ऑफ सेम मास, सबका मास बराबर है। क्या आप में से कोई डेयर करेगा बताने के लिए कि किसका काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगा? सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर, पहला गलत आंसर। दूसरा, देखा, हे भगवान, कहां पे पढ़ते हो तुम लोग फिजिक्स? सेम। अरे काइनेटिक एनर्जी जो गेन इन काइनेटिक एनर्जी होगा दैट इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। तीनों तो सेम मास के हैं, सेम हाइट से नीचे आए हैं, तीनों का बराबर लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ है, तो काइनेटिक एनर्जी भी तो सेम होगा। तो हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे सॉल्यूशन में? काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच वन इज mgh, क्योंकि सेम हाइट से आए हैं। अच्छा चलो ठीक है, बताओ whose linear kinetic energy, whose linear kinetic energy is maximum at bottom? बॉटम पे सबसे ज्यादा लीनियर काइनेटिक एनर्जी किसका होगा? लीनियर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। जिसका भी ज्यादा उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। भी सबसे ज्यादा किसका हुआ? सॉलिड स्फीयर का। तो आंसर कहेंगे सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर का लीनियर काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होता है।
क्यों? क्योंकि सॉलिड स्फीयर का भी सबसे ज्यादा है। अगर भी सबसे ज्यादा है तो ऑब्वियसली लीनियर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। एनीवे वी गो फॉर पॉइंट नंबर 6 नाउ। नोट पॉइंट नंबर 6, इसको मैं मिटाता हूं। ठीक है, नोट पॉइंट नंबर 6 की बात कर रहे हैं हम लोग। थोड़ा देख के लिख लो बढ़िया से। बी रेस्पॉन्सिबल, फील रेस्पॉन्सिबल। ओके, तो ये हो गया सॉलिड स्फीयर का काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा है। क्या आप मुझे बता सकते हो कि इसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा है? whose rotational kinetic energy is maximum? Now I want to know whose rotational kinetic energy at the bottom is maximum. Bit number 6. Whose rotational kinetic energy is maximum at bottom? किसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा है? हाँ, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? ये जानते हैं कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट द टोटल काइनेटिक एनर्जी माइनस लीनियर काइनेटिक एनर्जी। हाँ, टोटल काइनेटिक एनर्जी किसका सबसे ज्यादा था? और it was same for all, it was mgh। लीनियर काइनेटिक एनर्जी किसका ज्यादा था? सॉलिड स्फीयर। इसका मतलब जिसका लीनियर काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा उसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी सबसे कम है ना। तो हम क्या कहेंगे? वेलोसिटी एट बॉटम इज मिनिमम किसके लिए? जिसका v का क्या फॉर्मूला था? v था √2gh/बीटा ना। जिसका बीटा सबसे ज्यादा बीटा किसका था? रिंग का था। तो हम कहेंगे मिनिमम फॉर रिंग। सो के लिनियर इज मिनिमम फॉर रिंग। तो जिसका काइनेटिक एनर्जी लीनियर काइनेटिक एनर्जी सबसे कम हुआ उसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगा। सो के ई रोटेशनल इज मैक्सिमम फॉर रिंग। सबसे ज्यादा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी किसका होगा? रिंग का होगा रे भैया। फिर से रिपीट कर देते हैं। टोटल काइनेटिक एनर्जी वाज सेम फॉर ऑल। कितना? mgh। लीनियर काइनेटिक एनर्जी जिसका सबसे कम होगा उसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगा। लीनियर काइनेटिक एनर्जी किसका सबसे कम होगा? जिसका वेलोसिटी सबसे कम है। वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√of बीटा। बीटा जिसका ज्यादा है वेलोसिटी उसका सबसे कम है। सबसे ज्यादा बीटा है रिंग का। रिंग विल हैव मोर rotational kinetic energy. Now let us go for the next point, bit number 7. ये क्वेश्चन बताने वाला आज की क्लास की मेन ऑफ द मैच बनने वाला है। चलिए देखते हैं कौन बढ़िया समझ गया है वो आंसर बताएगा। बिट नंबर 7 फटाफट बताना है। सबसे पहला बताने पर ज्यादा क्रेडिट मिलेगा। whose angular velocity is maximum एट बॉटम? किसका एंगुलर वेलोसिटी सबसे ज्यादा है जब वो नीचे पहुंचेगा? बताने वाला आज का हीरो बन जाएगा। जल्दी बताओ। तो अब तक 2 बच्चे बोल चुके हैं सॉलिड स्फीयर। 3 और दूसरा आंसर आया सेम फॉर ऑल। इसमें 1 वोट है। देखते हैं कौन सा आंसर ज्यादा जाता है। पहला आंसर आया, पहला 3 बच्चे बोले सॉलिड स्फीयर। क्या? जिसका एंगुलर वेलोसिटी इज मैक्सिमम। कोई बोल रहा है सेम है। बाकी लोग इतने सारे लोग हो, बताओ आंसर। देखते हैं। चॉइस है आपके पास, है ना? चॉइस है आपके पास। 4 ऑब्जेक्ट है, 4 तो नाम दे सकते हो या सेम बोल सकते हो। हो गया 5। सो 5 में से कोई होगा।
5 में से तो कोई होगा आंसर। ए बी सी डी ई ऑप्शन आपको मालूम है। ए इज डिश, बी इज रिंग, सी सॉलिड स्फीयर, डी इज हॉलो स्फीयर, ई हो गया सेम। एफ वेक्टर लगा देते हैं, नॉन ऑफ दिस। तो कैसे पता करेंगे? बताने वाला हीरो होगा। चलिए, कोई नहीं बता पाया, अब मैं ही बताऊंगा। चलिए सोचते हैं किसका एंगुलर वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगा। हार गए तुम लोग, ठीक है। अब आजकल के नौजवान हार जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जब तुम लोग मेरे से लड़ाई करके जीत जाते हो ना, मैं हार जाता हूँ। सचमुच में तो मैं जीत जाता हूँ, क्योंकि लगता है यार इतना बढ़िया पढ़ाया, ये लोग मेरे को हरा दिए। ठीक है, एनीवे टाइम विल कम व्हेन यू विल बीट मी। Whose angular velocity is maximum at bottom? अच्छा, पहले पता करते हैं कि what is angular velocity? It is the velocity at the bottom भैया। किसका वेलोसिटी ज्यादा है? सॉलिड स्फीयर का। किसका सबसे कम? रिंग का। लेकिन उनके रेडियस के बारे में मालूम है क्या? मान लो छोटा सॉलिड स्फीयर है और बड़ा रिंग है, बड़ा सॉलिड स्फीयर है, छोटा रिंग है। रेडियस के बारे में कोई जानकारी नहीं दिया गया है। बोला है सारे बराबर मास के हैं, लेकिन रेडियस किसका कितना है मालूम नहीं है। सो खाली भी के जानकारी से हाउ कैन यू प्रेडिक्ट ओमेगा किसका ज्यादा होगा? कैन यू प्रेडिक्ट? नो। तो क्या कहेंगे? एज रेडियस ऑफ डिफरेंट बॉडीज are not mentioned, or radii of different bodies are not mentioned, their angular velocity cannot be compared. कौन ज्यादा होगा? कह नहीं सकते। क्यों? क्योंकि रेडियस नहीं दिया है। आंसर हो गया नॉन। समझ में आया क्या? क्योंकि रेडियस नहीं दिया ना, भी को वाले जानने से कैसे होगा? भी भाई आर होगा ओमेगा। भी किसका ज्यादा है? कम में मालूम है, लेकिन आर तो नहीं दिया है। वी कैन नॉट फाइंड आउट हुज एंगुलर वेलोसिटी इज मोर। डिस्क के लिए वेलोसिटी ज्यादा है, मान सॉलिड स्फीयर के लिए वेलोसिटी सबसे ज्यादा है। मान लो बहुत बड़ा सॉलिड स्फीयर है, तो ज्यादा हुआ तो क्या हुआ? वेलोसिटी तो वही होगा। छोटा सॉलिड स्फीयर हो, बड़ा सॉलिड स्फीयर हो, वही होगा आंसर। भी तो सेम होगा, भी सेम हो गया, लेकिन बड़ा सॉलिड स्फीयर के लिए ओमेगा विल बी स्मॉल, छोटा सॉलिड स्फीयर के लिए ओमेगा विल बी लार्ज। अकॉर्डिंगली यू कैन नॉट प्रेडिक्ट किसका एंगुलर वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगा। तो इतने सारे चीज हम लोग अभी देख लिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बिट नंबर 8। बिट नंबर 8। बिट नंबर 8 में क्या पूछा है? Which body lies between डिस्क एंड रिंग? डिस्क और रिंग के बीच में कौन रहेगा? while rolling down, जब ये नीचे रोल करके आ रहे थे, डिस्क और रिंग के बीच में कौन था? थोड़ा दिमाग पर जोर लगाना है और बताना है। यू कैन थिंक, यू आर ऑल स्मार्ट फेलोज। ठीक है, हॉलो स्फीयर। कोई बोल रहे हैं हॉलो स्फीयर। लेट अस सी। हम जानते हैं कि टाइम ऑफ मोशन, सॉल्यूशन की बात करें, टाइम ऑफ मोशन। सब टाइम ऑफ मोशन क्या था? टाइम ऑफ मोशन वाज 1 by sin theta root over of 2h beta by g, मतलब t is proportional to root over of beta। तो अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में से जाएंगे, सॉलिड स्फीयर के लिए बीटा सबसे कम, सॉलिड स्फीयर 1.4, तो t फॉर सॉलिड स्फीयर सबसे कम होगा। उससे ज्यादा 1.4 से ज्यादा 1.5 कौन है? डिस्क, तो उससे ज्यादा समय लेगा डिस्क, ठीक है ना। और उससे ज्यादा समय कौन लेगा? उससे ज्यादा समय 1.4, 1.5, 1.66 उसके बाद लेगा हॉलो स्फीयर। और सबसे ज्यादा समय रिंग, जो
हिल्डोल के लास्ट में आएगा। तो जब सब नीचे आ रहे होंगे, सबसे पहले पहुंचेगा सॉलिड स्फीयर, फिर पहुंचेगा डिस्क, फिर पहुंचेगा हॉलो स्फीयर, फिर पहुंचेगा रिंग। मतलब जब रोल करके नीचे आ रहे होंगे, डिस्क और रिंग के बीच में कौन रहेगा? हॉलो स्फीयर। तो क्या हो गया? कहेंगे देयरफॉर हॉलो स्फीयर will be between ring and disc, ये दोनों के बीच में हॉलो स्फीयर रहेगा। देखा कितना इंटरेस्टिंग है। तो ऐसे करके हम लोग 8 क्वेश्चंस किए। चलिए बहुत बढ़िया हुआ, आप लोग ये सारा क्वेश्चन को बढ़िया से कोऑपरेट किए। अब हम कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से देख लेना भैया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये कोई प्लेन है, ये ऐसा करके गया है, और ये कोई एक डिस्क है, डिस्क जो कि रोल कर रहा था v स्पीड में। अब ये आया, चढ़ गया यहां तक, कहां तक? यहां तक, टू साइड, ए साइड तक चढ़ गया। क्या दिया है? इसके ऊपर कोई फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ है, ऐसा है, ठीक है। द रोलिंग डिस्क क्लाइम्स up to height h on a smooth inclined plane। पहला, find kinetic energy of disk at highest point। हाईएस्ट पॉइंट एक एक करके करेंगे, साथ साथ करते चलेंगे। व्हाट विल बी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डिस्क एट हाईएस्ट पॉइंट बी? हाँ, कोई बताने वाला, बताने वाली है? बताओ बताओ, कितना सिंपल क्वेश्चन है, इतना सिंपल है कि आंसर बताने के बाद आपको पता चलेगा इसका इंपॉर्टेंस क्या है। कितना हाइट तक चढ़ेगा ये? एनी आंसर? क्या पूछा है? व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट? यहाँ पे उसका काइनेटिक एनर्जी कितना है? यहाँ तक चढ़ा, फिर वापस आ गया, तो पूछा है बताओ व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट। सो सिंपल, कितना होगा काइनेटिक एनर्जी? कोई तो बोलेगा जीरो। जीरो, जो जितना बोला उसको उतना मार्क मिला, जो बोला जीरो उसको मिला जीरो। दिमाग पर जोर लगाओ, मतलब आंसर जीरो नहीं है, कितना है? तो ये सब कुछ डाटा में दिया हुआ है। ये एक डिस्क है, इसका वेलोसिटी v है, मास इसका m है, और ये डिस्क है, डिस्क ऐसा करके दिया हुआ है। देखो ये कितना खूंखार खतरनाक क्वेश्चन है। जीरो बोलना जायज था, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम लोग काफी किए। अगर ये कोई डिस्क नहीं होता, कोई ब्लॉक होता, भी वेलोसिटी में धक्का देते, यहां तक चढ़ता, रुक जाता, वापस आ जाता, हाईएस्ट पॉइंट में काइनेटिक एनर्जी जीरो होता। यू आर करेक्ट, बट नाउ द केस इज डिफरेंट। इट इज ए बॉडी रोलिंग एंड ट्राइंग टू क्लाइंब अप। चलिए सोचते हैं क्या होगा, चलिए सोचते हैं क्या होगा। ओके, जब ये कोई इंक्लाइन प्लेन पे चढ़ रहा था, जब ये इंक्लाइन प्लेन पे चढ़ रहा था, व्हाट आर द डिफरेंट फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट? ए वेट एंड ए नॉर्मल रिएक्शन, एंड बोथ ऑफ दीज फोर्सेस आर पासिंग थ्रू द सेंटर। व्हाइल क्लाइंबिंग अप, ध्यान से देखना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लाइंबिंग अप द इंक्लाइन, there is no external torque on disk. Why?
because both of these forces are passing through center, no torque. So there is no angular acceleration, कोई एंगुलर एक्सीलरेशन नहीं है। मतलब जब ये चढ़ रहा था टॉर्क नहीं तो एंगुलर एक्सीलरेशन कहां से आएगा? टॉर्क बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एंगुलर एक्सीलरेशन। अच्छा, एंगुलर एक्सीलरेशन नहीं है। एज अल्फा, अल्फा होता है एंगुलर एक्सीलरेशन, इज जीरो। आप क्या कहोगे? कोई बॉडी मूव कर रहा है कुछ एंगुलर वेलोसिटी में, अल्फा जीरो है, व्हाट इज द चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी? नो चेंज। अरे एंगुलर एक्सीलरेशन रहेगा तब ना एंगुलर वेलोसिटी बदलेगा। हम क्या कहेंगे? एज अल्फा इज जीरो, देयरफॉर ओमेगा डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज ड्यूरिंग क्लाइंबिंग। जब ये चढ़ रहा था ओमेगा तो वही रहेगा। कितना इंटरेस्टिंग है, ओमेगा नहीं बदलने वाला। यहां पर ओमेगा, यहां पर ओमेगा, यहां पर ओमेगा, यहां पर ओमेगा, हाँ वही रहेगा। हाँ, यहां पर आते आते उसका वेलोसिटी जीरो हो गया, इसलिए और ऊपर नहीं जा पा रहा था। इट वाज नॉट एबल टू गो फर्दर हाई, बट एंगुलर वेलोसिटी बरकरार था। कितना? जितना शुरू में था, जितना शुरू में था। कितना इंटरेस्टिंग है। 10 एंगुलर वेलोसिटी at highest point is same as angular velocity at lowest point। lowest point में जो angular velocity था वही। तो इसका मतलब at highest point linear velocity इज जीरो, नहीं तो और चढ़ जाता। लीनियर वेलोसिटी जीरो हो गया है। तो हाईएस्ट पॉइंट में क्या काइनेटिक एनर्जी है? देयर इज नो लीनियर काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि लीनियर वेलोसिटी जीरो है, ओनली घूम रहा है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। उतारने वाले अगले जन्म में जेरॉक्स मशीन बनेंगे, ठीक है? उतारो मत, अगले जन्म में जेरॉक्स मशीन बन जाओगे। मुंह टप टप खाओगे, लोग पेपर डालेंगे, जेरॉक्स निकलेगा। उतारने से क्या मिलेगा समझो इसको। हाँ, एट हाईएस्ट पॉइंट लीनियर वेलोसिटी इज जीरो, ठीक है? सो काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट, क्योंकि जितना एंगुलर वेलोसिटी नीचे था उतना ही होगा। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं है। अब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना है? इट इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। लेकिन आई तो दिया नहीं है, ओमेगा वो भी तो दिया नहीं है। क्या दिया है? भी, भी दिया हुआ है। यू हैव टू टेल द आंसर इन टर्म्स ऑफ भी। और आई का वैल्यू क्या है? ये डी स्क्वायर, हाफ आई का वैल्यू है हाफ एम आर स्क्वायर इनटू ओमेगा स्क्वायर। लेकिन v क्या है? रोलिंग बॉडी के लिए v तो r ओमेगा है। सो r स्क्वायर इनटू ओमेगा स्क्वायर गिव्स यू v स्क्वायर। सो इट इज कमिंग आउट टू बी 1/4 mv स्क्वायर। देख लो, हाईएस्ट पॉइंट में जो काइनेटिक एनर्जी होगा 1/4 mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट इज नॉट जीरो। काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट इज नॉट जीरो। Kinetic energy at the highest point will be 1/4 mv square, ठीक है? चलिए इसका दूसरा बीट भी देखेंगे। दूसरे बीट में हमें निकालना है ये कितना ऊपर तक चढ़ेगा। To what height the disc will climb? To what height the disc will climb? आप चीजों को फिजिकली रियलाइज करने की कोशिश करो। अगर ये स्मूथ प्लेन है, कोई चीज रोल करता हुआ जाएगा तो ऑब्वियसली हाईएस्ट पॉइंट में पहुंचने के बाद वो फिसलेगा, फिर वापस आ जाएगा, लेकिन रुकेगा नहीं। हाँ, लीनियर वेलोसिटी जीरो होगा। समझ में आ गया? खैर, बिट नंबर 2 फॉर द सेम क्वेश्चन। बिट नंबर 2 में देखेंगे
बिट नंबर 2 में देखेंगे कि टू व्हाट मैक्सिमम हाइट द डिस्क क्लाइम्स, बताओ कितना ऊपर तक जाएगा, एज पूछा है। अच्छा ये बात है क्या, ठीक है। तो जब ये नीचे से ऊपर तक गया, उसका रोटेशनल एनर्जी बरकरार रहा, लेकिन क्या खर्चा हो गया, शुरू में कुछ लीनियर काइनेटिक एनर्जी था जो कि यहां पर नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन लीनियर काइनेटिक एनर्जी। तो कितना इंटरेस्टिंग हुआ, कितना पोटेंशियल एनर्जी गेन किया रे बाबा, ए साइड गया है mgh, पहले यहाँ था उड़ गया ए साइड पर, तो गेन किया mgh। कितना काइनेटिक एनर्जी लॉस किया, कौन सा काइनेटिक एनर्जी लॉस हुआ, रोटेशनल तो लॉस नहीं हुआ है, लीनियर खत्म हो गया। अच्छा लीनियर काइनेटिक एनर्जी था कितना, हाफ mv स्क्वायर, तो मिल गया h का वैल्यू v स्क्वायर बाय 2g, तो ये हो गया आपका लीनियर काइनेटिक एनर्जी at the maximum height to which it can climb, v square by 2g। अंडरस्टैंडिंग और स्टैंडिंग अंडर, ऊपर से तो नहीं जा रहा है, पार हो गया, नहीं सर। हाँ ठीक। ये क्वेश्चन को करने वाला आज का मेरा इमेज बनेगा, ये 2010 या 12 में को एग्जैक्टली याद नहीं है, IIT JEE का क्वेश्चन है, लेकिन आप तो पक्का कर लोगे, थोड़ा ध्यान से देखो। दिया क्या है, हियर इज ए inclined plane and it is another inclined plane। यहां पर से कोई एक सॉलिड स्फीयर को छोड़ दिया गया, कहां से, h1 हाइट से, ठीक है, h1 हाइट से कोई सॉलिड स्फीयर को छोड़ दिया गया, और वो सॉलिड स्फीयर कुछ h2 हाइट तक चढ़ गया। क्या दिया है क्वेश्चन में, ये सरफेस में म्यू 0 नहीं है, जबकि ये सरफेस में म्यू 0 है। ए सॉलिड स्फीयर रोलिंग डाउन फ्रॉम ए ऑन ए रफ इंक्लाइन climbs up to point B on the smooth incline। As shown in figure, तो ज्यादा लिखना नहीं पड़ता, as shown in figure, ठीक है। Bit number 1, what is more, H1 or H2? Bit number 2, find H1 by H2। बताने वाला आज का CTS स्टार बनेगा, आज का CTS स्टार कौन बनेगा, हम देखना चाहते हैं। You are given 2.5 minutes to think। तो आप लोग ऐसे आंसर बोले कि H1 H2 से ज्यादा होगा और रेशियो ऐसा कुछ होगा, कौन सा होगा, चलो देखते हैं किसका आंसर सही हो रहा है। अच्छा सीधे मैं सेकंड बीट निकालता हूं, तो पहला बीट आप पता कर ही लोगे, H1 by H2 निकाल दूंगा। तो यहां तक तो बॉडी रोल करते हुए आएगा C तक। नाउ A टू C मोशन में, A टू C मोशन में द बॉडी रोल्स डाउन, क्योंकि रफ है, बॉडी रोल्स। अच्छा तो क्या कहोगे, mgh1 द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी,
लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन रोलिंग काइनेटिक एनर्जी। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना कितना ऊपर से आएगा H1 से, रोलिंग काइनेटिक एनर्जी कितना होगा अभी वो रोल कर रहा है भाई, इट इज हाफ mv स्क्वायर बीटा। C2b मोशन में गेन इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ इज इक्वल टू लॉस इन कौन सा काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये स्मूथ है, लीनियर काइनेटिक एनर्जी खर्चा होगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी तो हाइट पॉइंट में भी बरकरार रहेगा। लॉस इन लीनियर काइनेटिक एनर्जी है ना। अगर यहां पर उसका वेलोसिटी v है तो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ mgh2। लॉस इन लीनियर काइनेटिक एनर्जी, लीनियर काइनेटिक एनर्जी था कितना इसके पास, हाफ mv स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1/2 करो तो क्या मिल रहा है, mgh1 बाई mgh2, mg को खा गया, h1/h2 दैट इज इक्वल टू बीटा। किसके लिए, सॉलिड स्फीयर है भाई, सॉलिड स्फीयर है तो 1 प्लस 2/5 mr स्क्वायर बाई mr स्क्वायर हो गया 7/5। तो आज का हीरो बन गया अदित कुमार जेना। अदित जेना इज द हीरो फॉर टुडेस क्लास। देखो बना दिया 7/5। अब h1 विल बी मोर देन h2, समझ में तो आ रहा है कि नहीं। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग किए थे क्वेश्चन कि while climbing the smooth incline the rotational kinetic energy remain the same even at the highest point. That means it is gaining potential energy at the expense of linear kinetic energy. समझ में आ गया क्या, पक्का समझ में आ गया।